Assalamu alaikum, FSC second year. Today our lecture topic is predation and its significance. So first of all, before we understand the process of predation, we should know that what is predator. An animal that preys on other animals is called predator, and a predator it is a consumer, and the animal that is caught and eaten it is called prey, and the whole process is known as predation. predation में जो हैं टू मेंबर्स इंक्लूड होते हैं. वन इज प्रीडेटर एंड सेकंड वन इज प्रे. प्रीडेटर वो एनिमल है जो बेसिकली प्रे करता है, यानी कि शिकार करता है दूसरे एनिमल का. और जो एनिमल शिकार हो जाता है, जो पकड़ा जाता है, जिसको खा लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रे. तो प्रीडेटर प्रे का ये जो एक पूरा प्रोसेस है, ये जो दोनों का रिलेशनशिप है, दैट इज़ नोन एज प्रीडेशन. अब किसी भी पॉपुलेशन, अब प्रीडेटर का क्या साइज़ होगा और प्रे का क्या साइज़ होगा, ये बेसिकली एक दूसरे पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, काफ़ी रिलेट कर रहे होते हैं. द साइज़ ऑफ ईच पॉपुलेशन इज़ डिटर्मिन्ड बाय द साइज़ ऑफ अदर. अब आप देख सकते हैं कि अगर प्रे जो है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, किसी उसका पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, तो प्रीडेटर का भी अल्टीमेटली साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा. और जब प्रीडेटर जो है वो उसका प्रे करना शुरू हो जाएगा, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो प्रे है उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा. और एट द एंड क्या होगा कि प्रीडेटर का भी साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उनको जो फूड सप्लाई है वही अवेलेबल नहीं है. तो जैसे ही प्रीडेटर का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि प्रे का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा. तो जो पूरा एक रिलेशनशिप है प्रीडेटर प्रे का, ये क्रिएट करता है एक साइकिल को. बहुत सिंपल सा है कि अगर हम प्रीडेटर और जो प्रे है उनका जो पॉपुलेशन साइज़ होता है वो एक दूसरे पे काफ़ी डिपेंडेंट होता है, काफ़ी रिलेट करता है. अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी प्रीडेटर एंड प्रे हैं, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कैट एंड माउस की. किसी भी पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी में अगर माउस बहुत ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली उसको खाने वाले जो कैट्स हैं वो भी उनका नंबर भी बढ़ जाएगा. और जब उनका नंबर बढ़ जाएगा तो वो उतना ही माउस पे अटैक करेंगे और उसको प्रे बना लेंगे अपना. और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि माउस की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होती जाएगी. और उसकी जो जैसे वो डिक्रीज़ होगी तो जो प्रीडेटर है वो भी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा, उसका नंबर भी. और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जब प्रीडेटर डिक्रीज़ हो जाएगा तो प्रे जो है उसका साइज़ फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है. इसमें एग्जांपल कैट माउस की है, फॉक्स रैबिट, सील एंड फिश, फ्रॉग, मस्किटो, हॉक एंड स्मॉल बर्ड्स. नेक्स्ट हमारे पास जो एक एसोसिएशन है दैट इज़ पैरासाइटिज़म एंड इट्स सिग्निफिकेंस. पैरासाइटिज़म में दो हमारे पास मेंबर्स हैं, एक होस्ट है और एक पैरासाइट है. जो हमारे पास पैरासाइट है वो बेसिकली होस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है अपने फूड के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. और आगे इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं कि पैरासाइट या तो होस्ट को हार्म भी कर सकता है या हार्म नहीं भी करता. ठीक है, समटाइम क्या होता है कि पैरासाइट जो हैं वो डिजीज़ काज कर देते हैं, हार्म देते हैं अगर होस्ट को, और डिजीज़ काज कर देते हैं, तो उसको हम बेसिकली इन्फेस्टेशंस कहते हैं. Disease in living organisms which are caused by parasites, they are called infestations. Again, parasites may be they are ectoparasites if they are living outside the body of the host, and they are also endoparasites if they live inside the body of the host. इनसाइड में हमें पता है कि जो हमारी इंटेस्टिनल रीजन है ह्यूमंस का, उसमें टेपवर्म्स प्रेजेंट होते हैं. और आउटसाइड ऑफ द बॉडी की बात करें तो फंजाई, दे कास्ट डैंड्रफ इन हेयर. समटाइम जो लीच है,
लीच इट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। तो ये हमारे पास होस्ट का और पैरासाइट का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है सिम्बियोसिस। Symbiosis, it is an association between two organisms which bring benefit to both organisms. अब ये उस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रूट नोड्यूल्स। अब कुछ प्लांट्स होते हैं लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम जो है वो बेसिकली फ्रूट की एक टाइप है। लेग्यूम जो फली होती है, ऐसे प्लांट जो कि अपना फ्रूट बनाते हैं फली की फॉर्म में, जैसे कि पी है, बीन्स हैं। इनमें ये होस्ट किसके होते हैं? सिम्बियोटिक या सिम्बियोन्ट बैक्टीरिया के। और ये बैक्टीरिया जो हैं बेसिकली इन लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, रूट नोड्यूल्स बना के। रूट नोड्यूल्स क्या होती हैं? स्वेलिंग्स होती हैं रूट्स के ऊपर, और उनको नोड्यूल्स कहा जाता है। और उन नोड्यूल्स के अंदर ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, दोनों का रिलेशनशिप कैसे चलता है कि जो बैक्टीरिया हैं जो वहाँ रह रहे हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते एयर से। आल्दो एटमॉस्फेयर इट कंटेन्स 78 to 79% नाइट्रोजन, बट वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। वो हमेशा फिर सोइल से या थ्रू दीज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स वो नाइट्रोजन को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। तो ये जो बैक्टीरिया हैं बेसिकली ये जो एयर में से जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं टू अमाइनो एसिड्स। और उसके बाद उसको जो है बेसिकली होस्ट जो प्लांट्स हैं लेग्यूम प्लांट्स वो यूज़ कर लेते हैं। और इन रिटर्न में क्या होता है कि जो होस्ट है वो फूड एंड प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरिया को। अब ये एक साइकिल दिया हुआ है। लेग्यूम होस्ट है दैट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, जो उसका फूड होगा, जो वो बनाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया। और उसमें एक एग्जांपल दी हुई है राइजोबियम स्पीशीज़ की। ये काफ़ी कॉमन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। ये नाइट्रोजन फिक्स करके उसको कन्वर्ट करेंगे टू अमाइनो एसिड्स, एंड दैट अमाइनो एसिड्स दे आर यूज्ड बाय लेग्यूम होस्ट। उसके बाद जो हमारे पास इसका इसी सिम्बियोसिस में जो सेकंड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दैट इज़ माइकोराइजा। Mycorrhiza basically it is an association between the roots of vascular plants that growing in acid soil and certain fungi. Fungi में some ascomycetes fungi आ जाता है। और roots vascular plants usually about 95% जो vascular plants हैं वो ये वाली जो association है इसको शो करते हैं। अब इसमें होस्ट बताया हुआ है कि पाइन हो सकता है, बीज, हीदर, ये डिफरेंट ट्रीज़ हैं। अब ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फंगस को विद एन एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन लीफ लिटर। मतलब जो फंगस है, आपको पता है कि फंगस एक डीकम्पोज़र भी है और डीकम्पोज करता है। तो डीकम्पोज आपको पता है कि जो लीफ लिटर है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल जो लीफ का पड़ा होता है, गले सड़े जो पत्ते पड़े होते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है उसको अगर डाइजेस्ट करना है तो इट रिक्वायर्स इंजाइम्स। और वो इंजाइम्स जो है फंजाई के पास नहीं है, तो ये जो होस्ट प्लांट है ये उसको वो इंजाइम देते हैं ताकि वो इजीली इस मटेरियल को जो है डीकम्पोज कर सके और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर ले। और इन रिटर्न क्या होता है कि जो सिम्बियोटिक फंगस हैं, क्योंकि आपको पता है कि फंगस का काफ़ी एक एक्सटेंसिव हाइफल सिस्टम होता है, ब्रांच हाइफल सिस्टम। तो ये जितने भी मिनरल्स हैं, इम्पोर्टेंट मिनरल्स सोइल में से उनको एब्जॉर्ब करके वो किसको दे देता है, इन प्लांट्स को। तो ये एक एसोसिएशन चलती आ रही है इन दोनों में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रूट नोड्यूल्स एंड माइकोराइजा दीज बोथ आर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स इन विच बोथ द मेंबर्स या बोथ partners they benefit to each other, they get benefit from each other. अब ये एक साइकिल दिया हुआ है, उसमें यही है सिंपल के बीज, पाइन और हीदर होस्ट एक डिफरेंट ट्रीज़ के बताए हुए हैं। वो कार्बोहाइड्रेट इंजाइम यानी कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग इंजाइम देंगे किसको, डिफरेंट फंगस को
और वो फंगस क्या हैं, दे आर फॉर्मिंग माइकोराइजल एसोसिएशन विद दीज होस्ट and they are symbiotic because in return they provide some important mineral ions from soil to the host plant. Next हमारे पास एसोसिएशन है म्यूचुअलिज्म की. It is a relationship between two organisms in which both the organisms benefit from each other. Example है lichens की. Lichens, it is a mutual relationship between fungus and alga. उसमें आपको क्लियरली पता है कि जो फंगस है वो बेसिकली जो उसका एब्जॉर्प्शन जो सिस्टम है उसको जो डिफरेंट मिनरल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे होंगे, जबकि एल्गी जो है वो बेसिकली फूड उसको प्रोवाइड करती है. इसके अलावा देखें द रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन इज़ अनदर एग्जांपल. एज वी नो कि इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर से नेक्टर लेते हैं क्योंकि और आपको पता है कि वो एक तो उनको फूड मिल रहा है फ्लावर से, और इन रिटर्न क्या हो रहा है कि आपको पता है कि जो फ्लावर्स हैं उन्होंने पोलिनेशन करनी है, उन्होंने अपने पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना है. तो इंसेक्ट्स जो हैं बेसिकली उन पोलन्स को मतलब नेक्टर्स के साथ उन पोलन ग्रेन्स को भी कैरी करते हैं और उसको मूव करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. तो इस तरह फ्लावर्स की पोलिनेशन हो रही है और इंसेक्ट्स को अपना फूड मिल रहा है. ठीक है, तो ये लाइकन फंगस का एक साइकिल दिया हुआ है कि लाइकन फंगस क्या क्या दे रही है. शेल्टर दे रही है, मिनरल ऑयंस दे रही है, जबकि लाइकन एल्गा क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड दे रहा है एंड ऑक्सीजन. ठीक है, लाइकन्स का देख लेते हैं. लाइकन्स इट इज़ एन ड्यूल यानी कि टू पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. लाइकन्स इज़ अ ड्यूल ऑर्गेनिज्म composed of symbiotic association of an alga that living within within a fungus mycelium. Mycelium क्या है? The body of the fungus which consists of many hyphas. It is called mycelium. तो fungus mycelium के अंदर जो है वो alga रह रहा होता है, यानी कि वो उसको shelter दे रहा है fungus alga को, और साथ mineral ions भी दे रहा है. तो लाइकन्स जो होते हैं ये आपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है बायोलॉजिकल सक्सेशन में. दे आर ग्रो ऑन एक्सपोज जो रॉक सरफेसेस होती हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लोनाइजर ऑफ बेयर ग्राउंड. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म में क्या होता है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक जो है वो बेनिफिट ले रहा है जबकि दूसरा बेनिफिट उसको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा. इट इज़ नॉट अफेक्टेड एट ऑल. अब इसकी एग्जांपल क्या है कि शार्क्स हैं, दे हैव स्मॉल फिशेस कॉल्ड रेमोरस. आपने अक्सर देखा होगा कि ओशंस में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी शार्क्स होती हैं उनके साथ कुछ छोटी छोटी फिशेस जो है होती है ना वो अटैच हुई हुई होती हैं, और वो जैसे जैसे शार्क्स फीड कर रहा होता है. अब जो रेमोरस क्या करती हैं वो स्क्रैप्स जो हैं वो पिकअप करती हैं, स्क्रैप्स जो उसकी बॉडी के ऊपर होते हैं ना. अब देखें इसका सिंपल ये एग्जांपल है कि जो शार्क्स हैं अगर वो कोई भी कुछ फीड कर रही हैं तो उसको ब्रेक करके उसको क्रश करके वो उसको इनटेक कर रही है, और उसके रिज़ल्ट में जो कुछ पीसेस जो हैं ड्यूरिंग क्रशिंग वो क्या होते हैं कि वो जो रेमोरस फिशेस हैं जो उसके साथ अटैच हुई हैं वो उन पीसेस को, उन स्क्रैप्स को पिक कर लेती है और उनको खा लेती है. यानी कि वो खुद क्रशिंग नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ उसके साथ साथ चल रही हैं. तो वो जो जो फीड शार्क कर रही है उसका रिज़ल्ट, क्रशिंग के रिज़ल्ट में जो जो पीसेस जो हैं वो निकल रहे हैं इधर उधर, ये फिशेस उनको खा लेती हैं. तो आप देख सकते हैं कि रेमोरस इस रिलेशनशिप में कमेंसलिज्म में वो फ़ायदा ले रही हैं पर शार्क को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा. ठीक है, इट इज़ शार्क इज़ नॉट अफेक्टेड एट ऑल. तो दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड कमेंसलिज्म. नेक्स्ट है हमारा ग्रेजिंग. तो ग्रेजिंग में आपको पता है कि बहुत से एनिमल्स हैं लाइक रैबिट्स, गोट्स, शीप, काउस, बुफेलोज, हॉर्सेस, ये ग्रास पे फीड करते हैं. अब ये इस टाइप का जो फीडिंग मोड है दैट इज़ नोन एज ग्रेजिंग, और इन एनिमल्स को हम ग्रेजर्स कहते हैं. अब ये जो एनिमल है ये पास्चर लैंड यानी कि जो चरागाह होती हैं जहाँ पर
घास जो है ग्रासेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं वहाँ पर रहती हैं, ये एनिमल्स रहते हैं और ये फीड करते हैं ग्रासेस पे, हर्ब्स पे एंड श्रब्स पे। अब अगर बहुत ज़्यादा एनिमल्स किसी पास्चर में जो हैं वो रखे जा रहे हैं, उसके अलावा क्या होगा कि ये ग्रासेस को ये खाना शुरू कर देंगे रूट्स तक, ठीक है। अब ग्रासेस जो हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट देन हर्बेशियस प्लांट्स, दे हैव एबिलिटी टू रीग्रो वेरी फास्ट। आपने देखा होगा किसी भी एरिया में ये जो ग्रासेस होती हैं जहाँ पर अगर ग्रासेस को खा लिया जाए, ठीक है, तो उनके अंदर एबिलिटी है कि वो दोबारा रीग्रो कर लेती हैं वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू हर्बेशियस प्लांट, तो उनमें रेजिस्टेंस पाई जाती हैं। बट होता क्या है कि जो हूव्स होते हैं, जो आगे उनके फीट होते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स के, वो समटाइम्स सोइल को जब वो चल रहे होते हैं तो सोइल को साथ जो है ना बहुत सख्त कर देते हैं, उसको हार्ड लेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि रेन वाटर जो है वो सोइल में पेनिट्रेट नहीं हो पाता, ठीक है। और समटाइम ये भी होता है कि जो अपर सरफेस एरिया है टॉप सोइल का, वो रेन के साथ जो है वो रन ऑफ कर जाता है और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ओवर ग्रेजिंग हो रही है, लेकिन ग्रासेस जो हैं वो रीग्रो नहीं कर रही हैं। रीग्रो क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि जो एनिमल्स थे ग्रेजिंग एनिमल्स, उनके हूव्स ने सोइल को जो है वो काफ़ी हार्ड कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर रेन वाटर है वो पेनिट्रेट नहीं करा, वो पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो जो ग्रासेस हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डाउन यानी कि प्रेजेंट होती हैं, तो उन तक रूट्स तक वाटर नहीं पहुंचेगा, तो ग्रासेस दोबारा से रीग्रो नहीं करेंगी। और सेकंड ये रीज़न है कि समटाइम जो अपर लेयर है, अपर जो टॉप सोइल जो सरफेस होती है, वो सारी उसमें काफ़ी मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, तो वो सारी वॉश ऑफ हो जाती है, रन ऑफ हो जाती है विद रेन वाटर। तो इसके रिजल्ट में भी क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं होते ग्रासेस को, उसके रिजल्ट में वो रीग्रो नहीं करती। और अगर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, बहुत से एनिमल एक पर्टिकुलर पास्चर में अवेलेबल हैं, बट एज अ रिजल्ट ऑफ द हूव्स of grazing animals and the sometimes the removal of the upper surface of soil, this area is converted into barren land. अब ग्रेजिंग जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये डिटर्मिन करने के लिए कि कौन सा इकोसिस्टम है। अगर मॉडरेट यानी कि लेवल पे ग्रेजिंग हो रही है तो जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। इट डिस्ट्रॉयज द कॉम्पिटिटर्स एंड हेल्प करेगा ग्रास को टू ग्रो वेल। लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट हो गई है, ग्रेजिंग ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है इट विल अल्टीमेटली कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेजर्ट। तो एक तरह से ग्रेजिंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटर्मिनिंग दैट विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम will form. So class, that is all about your today's lecture. Inshallah we will discuss